वो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी जब एकदम दरवाज़ा धड़धड़ा गया तो वो एकदम डर उठी। कौन है, आ जाए। उसकी इजाज़त मिलते ही सकीना तेज़ी से दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई। जल्दी नीचे चलें बीबी जी, वो लाल पुरजोश चेहरे समेत बोली तो साहिबा ने अचंभे से उसे देखा। खैरियत है ना? न जाने क्यों पल भर को उसका दिल घबरा उठा। जी बीबी जी, वो अपनी रूमी बीबी हवेली आ गई हैं, वो पुरजोश बोली तो साहिबा की आंखें फैल गईं। बेयकीनी आंखों में साफ नजर आ रही थी। वो एक भी लफ्ज़ बोले बगैर तेज़ी से कमरे से निकल गई। जैसे ही लाउंज में पहुंची वहां का मंजर बिल्कुल उसकी सोच के ऐन मुताबिक था। नाज बेगम रुमैसा को गले लगाए ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही थी, जबकि पास खड़ी रुखसार बेगम नम होती आंखों से जुहान को चुप करवा रही थी। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? मैं तो अब उम्मीद ही छोड़ चुकी थी तुमसे मिलने की। ऐसा लगता था कि तुम्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी मैं। नाज बेगम की बात पर वो धीरे से उनसे अलग हुई तो जुहान उससे लिपट कर सख्ती से उसे खुद में भींच कर रो दी। काफ़ी देर गुजरने के बाद उसने नरमी से जुहान को पीछे हटाया। साहिबा सुन सी खड़ी थी। उसे रुमैसा के चेहरे पर वो सब कुछ नज़र आ रहा था जो वहाँ मौजूद अफराद की निगाहों से ओझल था अब तक। सर्द मोहरी और पथरीले तासुरात। यहाँ बैठो मेरी बच्ची। नाज बेगम ने उसे बाजू से थाम कर अपने साथ बिठाया तो वो चुपचाप बैठ गई। उसी पर लाउंज का दरवाज़ा खुला और ओरहान और शिफान तेज़ी से वहाँ दाखिल हुए। रूमी मेरी गुड़िया, शिफान मोहब्बत से लबरेज आवाज़ में कहता आगे बढ़ने लगा। जब रूमी एकदम अपनी जगह से उठी। मेरे करीब मत आइएगा लाला। उसकी सर्द आवाज़ पर सबने हैरत से उसे देखा। रूमी मेरी जान, अपने लाला को क्यों? वो बोलते साथ ही उसे अपने हिसार में लेने लगा तो वो एकदम चीखती उसका हिसार तोड़कर पीछे हो गई। मैंने कहा ना कि मेरे करीब नहीं आना किसी ने भी। आपको समझ नहीं आ रही क्या? सुर्ख चेहरे से चीख कर बोलती वो वहाँ सब मौजूद अफराद को हैरत और बेयकीनी में गोताजन कर गई। ऐसे क्यों कर रही हो लाला की जान? अब की दफ़ा ओरहान नरमी से बोला तो उसकी बात पर रुमैसा ऊंची आवाज़ में कहकहे लगाने लगी। हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। नाज बेगम रोती हुई अपनी बेटी की यह हालत देख रही थी। साहिबा ने उनके करीब जाकर उन्हें सहारा दिया। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये पूछ रहे हैं आप? वो एकदम चीखी। 6 माह से मैं घर से लापता थी। एक शख्स आता है, मुझे यानी बलोच ख़ानदान की बेटी को दिन दिहाड़े अगवा करके उससे ज़बरदस्ती निकाह कर लेता है। फिर मेरा नाम निहाद शोहर मेरे नाम निहाद घर वालों को निकाह नामा भी भेज देता है। पर मेरे 2 अदद शेर जवान भाई और बाप इतने बेबस हो जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि 6 माह में अपने घर की एक बेटी का पता नहीं लगवा पाते। हालांकि वो लोग मुखालिफ को अच्छी तरह जानते भी हैं। नाज बेगम नफ़ी में सर हिलाती रोए जा रही थी, जबकि ओरहान और शिफान लब भींचे उसे सुन रहे थे। फिर 6 माह कैद करने के बाद मेरे नाम निहाद शोहर को एहसास होता है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, इसलिए मेरी खुशी की खातिर मुझे अपनी कैद से आज़ादी दे देता है और पहुंचा देता है मुझे मेरे नाम निहाद घर वालों के पास। उसके अल्फाज में मौजूद तल्खी सबको अफसुर्दा कर रही थी। पहले तो मेरा दिल किया यहाँ का रुख करने से बेहतर है किसी खाई में कूद कर जान दे दूँ। फिर याद आया, मैं तो अंधी हूँ, अपनी मर्जी से किसी जगह का रुख कहाँ कर सकती हूँ। उसकी बात पर नाज बेगम ने तड़प तड़प कर रोना शुरू कर दिया। शिफान एकदम आगे बढ़ा और उसकी मज़ामत की परवाह किए बगैर उसे खींचकर अपने सीने में भींच गया। वो उसे हटाने की भरपूर कोशिश करती रही पर हटा ना सकी तो थक हार कर आंसू बहाने लगी। हमें माफ़ कर दो मेरी जान, पर बात चीज़ें बज़ाहिर जैसे नज़र आ रही होती हैं, हकीकत में ऐसी बिल्कुल नहीं होती, बरअक्स होती हैं उसके। वो उसका सर थपथपाते हुए बोला तो वो ज़ोर आजमाई करती उससे अलग हो गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेहरबानी फरमाकर इस अंधी लड़की को कमरे तक पहुंचा दीजिए बस। ये तमाम आवाज़ें और आविज़ारियाँ मुझे बेजार कर रही हैं। उसकी बात पर ओरहान ने तने हुए तासुरात से सकीना को इशारा किया तो वो उसे उसके कमरे में ले गई। उसके जाने के बाद नाज बेगम सोफे पर ढह गई और ज़ारो कतार रोने लगी। रुखसार बेगम उनके हाथ थाम कर उनके साथ बैठी उन्हें तसल्ली देने लगी। जुहान शिफान का हाथ थाम कर उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली देने लगा। पर यह सब इतना आसान कहाँ था। मैं पानी लेकर आती हूँ, साहिबा ओरहान से कहती किचन की तरफ बढ़ गई तो वो भी सर हिलाता सोफे पर बैठ गया। उसकी पुरसोच नज़रें फर्श पर जमी थी। वो अभी उन्हीं सोचों में गुम था जब किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो रुख मोड़ता साहिबा की चीख पर वो होश में आता उसकी तरफ दौड़ा, जो सर थामे फर्श पर गिरी थी। पास ही ट्रे में टूटे गिलास शीशे के और पानी बिखरा पड़ा था और तेज़ी से वो उसकी तरफ बढ़ा। घुटनों के बल बैठे उसे कंधों से उठाकर अपने साथ लगाया। ठीक हो मेरी जान? वो उसका चेहरा एक हाथ से सहलाता फिक्रमंदी से पूछने लगा।
जुहान और शिफान भी करीब आ चुके थे, जबकि नाज बेगम और रुखसार बेगम परेशानी से खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। जिज्जी बस एकदम ही चक्कर आ गया। वो धीरे से कहती उठने लगी जब ऐसा महसूस हुआ कि फिर से आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हान एकदम उसे बाजू में उठाता उठ खड़ा हुआ। मैं इसे कमरे में ले जा रहा हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। जुहान बेटा एक गिलास जूस ला दें प्लीज़। जुहान से कहता वो साहिबा को लिए सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो जुहान भी किचन की तरफ बढ़ गई। वो उसे लेता कमरे में दाखिल हुआ और पीछे से दरवाज़ा बंद कर गया। बेड पर लिटाने के बाद गहरी नज़रें उसके पीले पड़ते चेहरे पर जमा गया। साहिबा ने आंखें खोले उसे देखा, जो गहरी नज़रों से उसके चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ? वो हाथ बढ़ाकर उसकी हल्की दाढ़ी से सजे चेहरे को छू कर देखने लगी और हान उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा गया। सुबह में नाश्ता कर लिया था? उसके सवाल पर साहिबा नज़रें चुरा गई। लंच में क्या लिया था? अब की दफ़ा वो संजीदगी से बोला तो साहिबा बेबसी से उसे देखने लगी। तुमने 2 वक्त का खाना स्किप क्यों किया? मैं घर पर नहीं हूँगा तो ऐसे करोगी तुम? पहले बहुत जान है ना तुम में, जो ऐसे खाना पीना भी बंद कर देती हो। शादी से पहले अच्छी खासी सेहत थी तुम्हारी और अब देखो हड्डियाँ नज़र आ रही हैं बस। वो सख्त तेवर लिए बोलता उसका दिल दहला रहा था। मैं खाती तो हूँ, बस आज मेरा दिल नहीं था। बिल्कुल भी सच कह रही हूँ मैं। वो बेचारगी भरे तासुरात चेहरे पर सजा कर बोली तो ओरहान उसे देख कर रह गया। वो कोई तगड़ा सा जवाब देता इससे पहले ही दरवाज़ा नॉक हुआ और उसकी इजाज़त मिलने पर जुहान कमरे में दाखिल हुई। उसने हाथ में पकड़ा ट्रे साइड टेबल पर रखा, जिसमें फ्रेश जूस का ग्लास और साथ केक रखा था। भाभी क्या हो गया है अचानक? आपको डरा कर रख दिया, ख्याल क्यों नहीं रखती अपना आप? वो साहिबा को देखती बोली तो साहिबा ओरहान की नज़रें खुद पर महसूस करती खिसिया गई। बेटा आप एक और काम कर दें प्लीज़, खाने को कुछ हेल्दी सा ला दें। इन मोहतरमा ने रात से खाना खाया हुआ है। वो साहिबा को घूरता बोला तो जुहान भी उसे देखती नफ़ी में सर हिला गई। मैं अभी लाती हूँ लाला, तब तक आप भाभी की ज़रा क्लास लें अच्छे से। उसकी बात पर साहिबा ने घूर कर उसे देखा, पर वो नज़रअंदाज करती कमरे से बाहर चली गई। उसने किचन में आकर खाना गर्म करके ट्रे में रखा और ओरहान के कमरे की तरफ जाने लगी जब शिफान किचन में दाखिल हुआ। काफ़ी थका हुआ और परेशान लग रहा था वो। जुहान वो ट्रे वहीं शेल्फ पर रखती उसके करीब आई। क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? उसका चेहरा दोनों हाथों में थामती वो नरमी से पूछने लगी। वो जानती थी रूमी की वजह से वो सख्त परेशान था। वो उसकी इकलौती बहन थी। शिफान कुछ भी बोले बगैर उसकी कमर में हाथ डालता चेहरा उसकी गर्दन में छुपा गया। जुहान नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। शिफान की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छूती उसे लरजने पर मजबूर कर रही थी, पर उसके लिए फ़िलहाल सबसे ज़रूरी उसको सुकून पहुंचाना था। मुझे इस वक्त सिर्फ सुकून चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकती हो। अपनी सांसें उसके वजूद पर छोड़ता वो बोला तो उसका सर सहलाने लगी। आप कमरे में चलें, मैं बस लाला के कमरे में ये खाना दे आऊँ, फिर आती हूँ। वो उसके कहने पर पीछे हटा और उसकी पेशानी चूमकर किचन से बाहर निकल गया तो जुहान भी मुस्कुराती हुई ओरहान के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेचैन सी बार बार करवट बदल रही थी। नींद थी कि आ ही ना रही थी। जब बार बार करवट बदल कर थक गई तो उकता कर उठ बैठी। क्या मुसीबत है? झुंझला कर कहती वो सर दोनों हाथों में थाम गई। उसे बेसाख्ता ही फाइक याद आया। वो लाख उससे नफरत का इजहार करती, पर उसने रूमी को अपने कंधे पर सर रखकर सुलाने की ऐसी आदत डाल रखी थी कि जब वो शहर से गांव जाता, रात वहां रुकता तो रूमी को उस रात नींद ही ना आती थी। और आज भी ऐसा ही हो रहा था। बेबसी के मारे उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। दिल था कि भर भर आ रहा था। उसने बाथरूम में जाने के लिए पैर बेड से नीचे उतारे तो समझ न आई कि किस तरफ रुख करे। इन 6 माह में जैसे वो इस घर का नक्शा ही भूल चुकी थी। गहरा सांस भरती वो एहतियात से कदम उठाने लगी। अभी 2 ही कदम चली थी कि मोबाइल की तेज़ आवाज़ कमरे में गूंज उठी। खामोशी में एकदम उठते शोर से घबरा कर वो वहीं खड़ी हो गई। मोबाइल की आवाज़ है ये, पर यहाँ मोबाइल कहाँ से आया? खुद से कहती वो उस आवाज़ के ताक़ुब में आई और हाथ मारकर मोबाइल तलाशने लगी। बिल आखिर उसके हाथ में एक छोटा सा बटनों वाला मोबाइल आ ही गया। वो उसे छूकर महसूस करने लगी। ऐसा ही मोबाइल उसके पास था घर में, जिस पर फाइक की कॉल आती थी जब वो घर से बाहर होता। पर वो ये सोच रही थी कि ये मोबाइल यहाँ कैसे आया, जबकि वो वहीं छोड़ आई थी। इन्हीं सोचों में गुम थी जब मोबाइल बंद होकर एक मरतबा फिर बज उठा। रूमी कुछ सोचते हुए बाएं तरफ मौजूद बटन को दबा गई। हेलो, वो धीरे से बोली तो सामने वाला जैसे सांस तक रोक गया। फिर उसकी खामोशी महसूस करती उसकी सांसें जैसे
भारी पड़ने लगी। किस लिए कॉल की? उसकी भारी सांसों की मध्यम आवाज़ सुनती वो अपना सवाल दाग गई। दीद की प्यास तो बुझ नहीं सकती। सोचा कानों को ही दवाम बख्श दिया जाए। आपकी आवाज़ सुनकर बोझल आवाज़ कानों से टकराई तो रूमी गहरी सांस भरकर रह गई। अगर आप भूल गए हो तो याद करवा दूं कि आप मुझे आज़ाद कर चुके हैं। वो लफ्ज़ आज़ाद पर जोर देकर बोली। अपनी कुर्बत से आज़ाद किया, अपनी ज़िंदगी से नहीं। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में सख्ती समा गई थी। आज़ादी का मतलब आज़ादी ही होता है बस। वो पीछे कदम हटाती बेड पर वापस बैठ गई। क्या आप वाकई इस कदर जालिम हैं? उसके सवाल पर वो नासमझी से आंखें सुकेड़ गई। कौन सा जुल्म ढाया मैंने आप पर? जुल्म तो असल से मुझ पर हुआ है। मैं कैसे जालिम ठहरूंगी फिर? वो ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार करने लगी। एक दीवाने की दीवानगी जानते हुए भी उसे हिज्र की सज़ा देना जुल्म नहीं तो और क्या है? आपको देखा नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे हर नज़ारा अपनी दिलकशी खो चुका हो। उसकी भारी आवाज़ और अल्फाज में छुपे संजीदापन को महसूस करके रूमी एकदम कॉल बंद करके मोबाइल एक तरफ फेंक गई। कॉल बंद होने की आवाज़ पर वो मोबाइल कान से हटाकर देखने लगा और फिर उसे सोचते हुए लब भींच गया। वो कमरे में आई तो कमरे की मेन लाइट्स बंद थी। साइड लैंप ऑन था जबकि शिफान बेड पर दराज था। वो अपने पीछे धीरे से दरवाज़ा बंद करती बेड की तरफ बढ़ी तो हाथ में पकड़ा दूध का ग्लास साइड टेबल पर रख गई। सुने, सो गए हैं क्या? वो उसकी बंद होती आंखों को देखती उस पर झुककर पूछने लगी, पर जब कोई जवाब ना मिला तो पीछे हटने लगी। जब वो एकदम उसे कमर से थाम कर अपनी तरफ खींच गया। शर्म तो नहीं आती आपको? ऐसे कौन डराता है भला कोई किसी को? वो उसके कंधे पर हाथ मारती खफगी से बोली तो वो उसके फूले गाल देखकर हंस दिया। मेरी जान, आप इतनी नाजुक सी क्यों हैं जो इतनी जल्दी डर जाती हैं? जी नहीं, कोई नाजुक नहीं हूँ मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ। वो उसके गले में दोनों बाजू डालकर बोझल लहजे में सरगोशी करता इससे पहले कि वो मजीद पेशकदमी करता के साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल बज उठा। वो बदमज़ा होकर पीछे हटा। उसकी शक्ल देखकर जोहान की हंसी निकल गई। हेलो, कौन? मोबाइल कान से लगाता वो पूछने लगा, क्योंकि अननोन नंबर था कोई। जवाब में जाने क्या कहा गया कि एकदम ही शिफान के चेहरे के तासुरात बदल गए। हंसता खिलखिलाता चेहरा पल भर में तन गया। किस लिए कॉल की है? वो तने हुए लहजे में पूछने लगा तो जोहान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आ रहा हूँ मैं। कुछ देर अगले बंदे की बात सुनने के बाद वो बोलता कॉल बंद कर गया। मोबाइल जेब में डालकर वो बेड से उतरता पास पड़ा जूता पाँव में डालने लगा। किसकी कॉल थी? कहाँ जा रहे हैं आप इस वक्त? वो उसकी तरफ देखती पूछने लगी तो वो एक सरसरी सी नज़र उस पर डालकर साइड टेबल पर पड़ी गाड़ी की चाबी उठाने लगा। आधी रात बाहर जा रहा हूँ तो जाहिर है किसी ज़रूरी काम से ही जा रहा हूँ। हो जाओ तुम, मुझे शायद देर हो जाए। खुश्क लहजे में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया तो जुहान उसे देख कर रह गई। शादी के बाद पहली दफ़ा शिफान ने इतने सर्द लहजे में उससे बात की थी और वो भी बगैर किसी वजह के। उसे बेसाख्ता रोना आने लगा तो बेड पर गिरकर अपना दिल हल्का करने लगी। वो काफ़ी देर शिफान का इंतज़ार करती रही थी। उसे परेशानी हो रही थी कि इतनी रात वो कहाँ चला गया था और कॉल पर ऐसा कौन शख्स था जिसकी वजह से उसका मूड इस कदर ख़राब हो गया था। पर इन सब सवालों का जवाब सिर्फ शिफान ही दे सकता था, जिससे रब्ता मुमकिन ही ना हो रहा था। उसने 2-3 कॉल्स की थी पर उसने उसकी एक भी कॉल नहीं उठाई थी, तो थक हार कर वो उसका इंतज़ार करते करते सो गई। फजर के वक्त उसकी आंख खुली तो नज़र सीधा शिफान के चेहरे से जा टकराई जो उसी की तरफ मुंह किए सो रहा था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही जुहान के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, पर अगले ही पल जब उसका रात वाला अंदाज याद आया तो मुंह बनाकर रह गई। पहले खूब गुस्सा किया और अब उठकर प्यार करना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी नहीं मानने वाली, खुद से कहती वो बेड से उतर गई। फ्रेश होने के बाद वो कमरे में वापस आई तो शिफान हनूज सो रहा था। वो नमाज अदा करने के बाद धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद करती नीचे चली आई। सबके उठने में वक्त था अभी। उसे भूख लग रही थी तो अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाने लगी। उसका इरादा वापस कमरे में जाने का नहीं था फिलहाल। नाश्ते का वक्त हुआ तो सभी आहिस्ता आहिस्ता खाने की मेज़ पर आने लगे। भाभी, आपकी तबीयत कैसी है अब? साहिबा और रोहान एक साथ वहाँ दाखिल हुए तो रोहान साहिबा की तरफ देखते फिक्रमंदी से पूछने लगी। अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक हूँ बिल्कुल, बस थोड़ी वीकनेस हो गई थी, अब ठीक है। उसकी फिक्र पर वो मुस्कुरा कर उसको तसल्ली देती और हान के लिए अपनी कुर्सी निकालने पर अपनी जगह संभाल कर बैठ गई। शुक्र है, वरना आपने तो एकदम डरा दिया था।
اس کے سامنے وہ جوس کا جگ رکھتے بولی تو صاحبہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری بھابھی کے کچھ پرزے ڈھیلے ہوئے ہیں بس۔ اور ہان جوس گلاس میں ڈالتا اس کے آگے رکھ کر بولا تو صاحبہ اسے خفگی سے گھورنے لگی۔ مت پریشان کرو میری بچی کو، پہلے ہی دیکھو کیسے پیلی ہو رہی ہے۔ ناز بیگم صاحبہ کو فکر سے دیکھتی اور ہان کو ڈپٹ کر بولی تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ یہ تو ناانصافی ہے چھوٹی ماں، آپ میرے مقابل صاحبہ کی طرفداری کر رہی ہیں۔ وہ مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھنے لگا تو اس کا کان مروڑ گئی وہ۔ اس کی کراہ پر صاحبہ اور ذوحان دونوں ہی دبا دبا ہنستی۔ بہت نوٹنکی آ گئی ہے تمہیں بھائی، میں تو ہمیشہ اپنی بیٹی کی ہی سائیڈ لوں گی، تم سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے یہ مجھے۔ وہ صاحبہ کو پیار سے نہارتی ہوئی بولی تو صاحبہ خوشی سے جہاں لال ہوئی اور ہان وہاں سر ہلا گیا تھا۔ ذوحان بیٹا شفان نہیں آیا ابھی تک؟ اور ہان ایک نظر صاحبہ پر ڈالتا ذوحان سے پوچھنے لگا۔ پتہ نہیں لالا، میں تو ناشتہ بنا رہی تھی، کمرے میں ہی ہوں گے۔ وہ اپنے آگے ناشتہ رکھتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے نا کہ آپ کا شوہر کہاں ہے، جانے آپ جا کر، یہ بات آپ کو اس کے ساتھ ہی نیچے آنا چاہیے تھا۔ جائیں دیکھے جا کر، اسے کچھ چاہیے ہوگا تو آپ کے علاوہ کسے کہے گا؟ وہ سنجیدگی سے اسے لتاڑتا بولا تو وہ شرمندگی کے مارے ذوحان کا چہرہ بوری پلیٹ میں جھک گیا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی بولی، البتہ سر جھکا ہوا تھا۔ دیکھنا ہی نہیں، آئندہ اس بات پر عمل بھی کرنا ہے۔ جائیں اب، شاباش۔ اب کی دفعہ وہ تھوڑی نرمی سے بولا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ کرسی پیچھے کرتی جانے ہی لگی تھی جب شفان وہاں داخل ہوا۔ اس نے آ کر سب کو مشترکہ سلام کیا اور اپنی مخصوص کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ذوحان بھی چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا ناشتہ نکال کر دو شوہر کو۔ ناز بیگم کی تنبیہی آواز پر وہ لب بھینچتی اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ رومی کو نہیں بلایا؟ اور ہان کے سوال پر سب کے چہروں پر افسردگی چھا گئی۔ وہ نہیں آئے گی بیٹا، اس کا ناشتہ اس کے کمرے میں بھجوا دیتی ہوں، فی الحال ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے۔ ان کی بات پر سب محض سر ہلا کر رہ گئے۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے جب صاحبہ ایک دم سے وہاں اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اور ہان نے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ تفکر سے پوچھا، جس پر وہ سر ہلاتی بغیر ایک لفظ بھی بولے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اور ہان پریشان ہوتا ایک دم اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں، سب کو کہتا وہ خود بھی صاحبہ کے پیچھے چلا گیا۔ یا اللہ کرم فرما میرے بچوں پر، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو۔ رخسار بیگم مدھم آواز میں بولی تو سب سر ہلا گئے۔ شفان نے ایک خاموش نظر لاپرواہ بنی بیٹھی ذوحان پر ڈالی اور اپنے ناشتے کی طرف مصروف ہو گیا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا، صاحبہ بے حال سی باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکتا اسے تھام گیا۔ کیا ہو گیا میری جان؟ اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کے چہرے پر لگا پانی صاف کرتا وہ نرمی سے بولا تو وہ ایک دم اس کے سینے پر سر ٹکاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے رونے پر وہ پریشان ہو اٹھا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا اس کی حالت پر۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں ابھی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتا الماری کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اس کی چادر لا سکے، پر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ ابھی نہیں پلیز، ابھی مجھے ریسٹ کرنا ہے بس۔ وہ التجائیہ بولی تو وہ کچھ سوچتا سر ہلا گیا۔ اوکے میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اسے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ یہ پیو، اچھا محسوس کرو گی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا تو وہ ایک بے بس نگاہ اس پر ڈال کر گلاس پکڑتی منہ سے لگا گئی۔ خاموش نظروں سے وہ اسے دیکھے گیا۔ اس نے گلاس خالی کر کے پکڑایا تو اورحان نے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا، خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ صاحبہ نے سر اس کے کندھے سے ٹکایا اور نیم دراز ہو گئی، جبکہ اورحان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، پر اس کی سوچ نظریں کہیں اور ہی جمی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے تو شفان تیار ہو کر پھر سے کہیں نکلنے لگا تھا۔ جب وہ بے اختیار پکار بیٹھی باہر، یک لفظی جواب دیتا وہ گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ اتنا بن ٹھن کر باہر ہی جا رہے ہیں، لیکن میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ کس خاص کام سے جا رہے ہیں اتنی تیاری کے بعد؟ اس کے تیکھے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر شفان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ کسی بہت خاص سے ملنے۔ امید ہے کہ اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی، تو کیا مجھے یہاں سے تشریف لے جانے کی اجازت ہے؟ سرد لہجے میں پوچھتا وہ اس پر نظریں ہٹا گیا تو اس کے سرد انداز پر ذوحان کا دل کرنانے لگا۔ جائیے، آپ کو بھلا میری اجازت کب سے درکار ہونے لگی؟ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتی وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ شفان اس کے پیچھے آ کر اسے منائے گا، پر اسے اس وقت شدید رونا آیا جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر بے اتنائی پر وہ ضبط کھوتی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بری طرح رو دی۔